नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज पुनः से हम लोग सीरीज में अपनी स्टार्ट कर दी हैं, जो कि हमारा करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज है। और इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर होंगे। कई लोगों के ये क्वेरीज थी कि सर क्या कहते हैं, ये पीसेस के लिए सफिशिएंट है या नहीं सफिशिएंट है। बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे साथ 500-600 प्रश्नों की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, इनफैक्ट मैं ज्यादा ही कराऊंगा। अभी तो जो मॉर्निंग वाली जो सीरीज हमारी थी, जो कि बंद है अभी, उसमें भी हम और चीजें कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। तो मॉर्निंग 8 AM एंड इवनिंग 8 AM ये दो क्लास आपको क्या करनी है, जरूर देखनी है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। भले ही इसमें 1 घंटा आपको लग जाता है, लेकिन इस 1 घंटे में आपकी जबरदस्त पकड़ जो है करंट अफेयर्स में हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को न सिर्फ देखेंगे, बल्कि अपने जो भी आपके हित मित्र दोस्त आदि होंगे उनको भी आप इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और दिल लगा के इसको आप देखिए, मजा आपको आ जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अच्छा, एक काम और कीजिए, अपने सामने क्या करिए, एक कॉपी ले लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के जो है 75 तक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन का। तो 25 क्वेश्चन में देखिए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पीसेस का एग्जाम निकालना है, बाकी एग्जाम निकालना है, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 घंटा भी अगर आप जीवन के नहीं दे सकते हैं अपने करंट अफेयर्स में, तो सिलेक्शन लेना भूल जाइए। पढ़ाई लिखाई छोड़िए और गांव में जाइए, खेती करिए या लेबरगिरी करिए, कुछ करिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं कह रहा हूं। अगर 1 घंटा भी आप करंट अफेयर्स को नहीं देते हैं, या आप बोर होते हैं, आलस आती है, पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, कोई अदर काम कीजिए। यहां से भला आपका होने वाला नहीं है, सीधी बात है। मेरी बात एकदम चुभ रही होगी आपको, लेकिन मैं इतना बात कहता हूं कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो पीसेस का एग्जाम तो आपका कतई नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा, जीएस के दम पे सिलेक्शन नहीं होता था भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात। इसलिए मैं कहता हूं 1 घंटा निकालिए समय के लिए। चैटियाते हैं आप लोग, घंटा घंटा इंस्टा खेलते हैं, वहां पर आप नहीं बोर होते हैं। 1 घंटे क्लास में आप बोर हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों बोर होना है, किस बात के लिए नहीं बोर होना है, ठीक है ना। क्लास देखनी है, क्योंकि कहा गया कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संगत पथ पर जो मिले, यह भी सही वो भी मिले, वह भी सही। जो विगत आपके सफलताएं हैं उससे आपको सीखना है और नए कदम के साथ आपको आगे बढ़ना है। और कहा गया है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो एक जबरदस्त मेहनत आपको इस 1 महीने में करनी है, 1 महीने में करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और अल्टीमेटली सिलेक्शन इस बार जरूर लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टिक आप लोग लगाते रहिएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न को सही किया है। पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन का ए लगाया आपने कि बी लगाया, और बाद में आप काउंट कर लीजिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया। कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर आज हमने इस प्रश्न में, मतलब इस सीरीज में हमारे इतने प्रश्न सही हुए। ठीक है, चलिए। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बिल्कुल किया है, ओके डन, ठीक है। और समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में अनुभवों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। बिल्कुल ठीक बात है। हाल ही में डेनमार्क और भारत के बीच में जो समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुआ है, उसमें यही सारी बातें जो है आपको बताई गई हैं। ठीक बात है। तो एक ये भी सही है और आपका ये भी सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन इसमें क्या है, सही हैं। लगे हाथ डेनमार्क के बारे में आप लोग 2-4 जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है एक एमओयू पर साइन किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, 2070 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से बंद करना, यानी कि नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। आप जानते होंगे ग्लोबली ये लक्ष्य अपने आप में है। और इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में विशेष रूप से स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में अनुभवों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसी पर हाल फिलहाल में जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, चलिए। डेनमार्क के बारे में चूंकि आया है न्यूज, तो क्यों ना हम इसके बारे में कुछ एक पढ़ लेते हैं जानकारी। तो डेनमार्क क्या है, उत्तरी यूरोप में स्थित एक विकसित और समृद्ध देश है, जो कि स्कैंडिनेवियाई देशों में से एक है। डेनमार्क एक प्रायद्वीपीय देश है और इसमें लगभग 400 द्वीप जो है शामिल है, जिनमें से सबसे बड़े जो द्वीप हैं वो है कौन से हैं, जीलैंड और जो है आपका फ्यून। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जीलैंड और फ्यून कहां के हैं, आप कहेंगे सर डेनमार्क के द्वीपों में से एक हैं। याद रहेगा पॉइंट, भूलिएगा नहीं। ऐसे ही प्रश्न आपकी ज्योग्राफी में अक्सर पूछे जाते हैं।
ठीक है, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ के जाओगे, फिर क्या कीजिएगा, फिर कहोगे अरे सर कठिन सर बहुत पूछ लिया है सर, आउट ऑफ सिलेबस सर पूछ लिया है सर, भूले गए सर हम, सर कन्फ्यूजिया गए थे हम। अरे महाराज पढ़ लो डिटेल में, ठीक है, पढ़ाएगा नहीं कोई आपको। चलिए अब थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। इसका मुख्य भाग जटलैंड प्रायद्वीप से जर्मनी से जुड़ा है, पड़ोसी देशों में इसके जर्मनी है दक्षिण में। आप मैप अगर देख पा रहे होंगे तो जर्मनी कहां है, जर्मनी इसके दक्षिण में भाई साहब। दक्षिण कहां पर है, यह है आपका दक्षिण है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है आपके, ये देखिए यहां पर दक्षिणी है इसके, आपके दक्षिण में जर्मनी है आपका, ठीक है। ये दक्षिण दिशा है ना, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। जर्मनी हो गया दक्षिण में आपके भैया, ठीक है। स्वीडन पूर्वोत्तर में आ जाएगा, पूर्व और उत्तर में स्वीडन है, ये उत्तर है पूर्व है, तो पूर्वोत्तर में क्या आ जाएगा आपका स्वीडन हो गया, ठीक है बात, ओके डन है। और नॉर्वे उत्तर में आप क्या आ जाएगा, ये नॉर्वे आपका, नॉर्वे उत्तर में आ जाएगा, तो ये उत्तर में नॉर्वे, पूर्वोत्तर में स्वीडन और दक्षिण में आपके जर्मनी आ जाएगा, किसके, डेनमार्क के, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। द्वीपीय देश है, यहां पर आप देख पा रहे हैं चारों तरफ समुद्र है और बीच में आपके डेनमार्क दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ इसके नॉर्थ सी दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपके इधर बाल्टिक सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैप क्या है आपके लिए जरूरी है, अगर नहीं दिख पाए हो तो मैं आपको हल्का सा जूम करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। ये डेनमार्क है, दक्षिण में जर्मनी है आपके, उत्तर में नॉर्वे है और पूर्वोत्तर में आपका स्वीडन दिखाई दे रहा होगा। बाकी एक तरफ बाल्टिक सागर है और एक तरफ आपका नॉर्थ सी है अपने आप में, ठीक है। चलिए राजधानी इसकी क्या है, कोपेनहेगन है, आप जानते होंगे। आधिकारिक भाषा इसकी डैनिश है और मुद्रा इसकी डैनिश क्रोन है। यह भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये चीजें थी जो आपके लिए क्या थी, जरूरी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका भारत का संबंध आप जानते होंगे, ठीक था, लेकिन बीच में अभी ट्रंप साहब के आने पर क्या हुआ, खटपट हो गया मामला, है ना, क्योंकि बिजनेसमैन टाइप के आदमी हैं, गजब खलीफा है अपने यहाँ पे ट्रंप साहब, लेकिन क्या कीजिएगा। तो इनके संबंध में कुछ कुछ बातें आपको लिखनी है। चंद्रयान और आर्टेमिस मिशन में सहयोग है एक दूसरे का, बिल्कुल ठीक है। केवल व्यापारिक समझौता हुए हैं, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान एवं टेक्नोलॉजी में साझेदारी हुई है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दोनों चीजें आपकी क्या है, सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोनों कथन सही हैं, मतलब तीनों कथन सही हैं। तो आइए कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं। तो सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में भी है। इसका विकल्प वैसे कुछ और होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए वैसे इसमें, लेकिन 1 3 अच्छा 4 हटा दीजिए, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए। ये 1 और 3 होना चाहिए अगर देखा जाए, ये 2 नहीं होगा, इसमें 1 होगा और 3 होगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग ना इसमें 1 और 3 कर लीजिए, ए वाला ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है। इसको ए कर लीजिए, डी हटा दीजिए, इसमें ए कर लीजिए, ठीक है, ए कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप जानते होंगे कई सारे मिशन अमेरिका और जो है भारत के मध्य में चल रहे हैं, जैसे कि निसार हो गया, एक्सो मिशन हो गया, ठीक है, और कई सारे अन्य मिशन और भी हैं जो कि यहां पर आपको दिए गए हैं। तो आप चाहें तो इसको एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, आपको जो है सही विकल्प आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कई सारे पहल हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने दिल्ली स्थित मेटकाफ हाउस में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, जिसको क्यूटीसीआर बोलते हैं, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। बिल्कुल सही बात है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है, ठीक है, ओके डन। दूसरा, ये जो क्यूटीआरसी है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इसको किया गया है लॉन्च। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सही आंसर है इसका, सही कथन है। तो 1 भी सही है आपका, 2 भी सही है, तो 1 और 2 कहां पर है, सी वाले ऑप्शन में, यानी कि दोनों कथन क्या हो जाएगा आपका, एकदम सटीक और सही हो जाएगा, ठीक है। तो डीआरडीओ ने ही अभी हाल ही में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है केंद्र का शुभारंभ किया है। 27 मई 2025 को रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ मतलब संगठन ने दिल्ली स्थित मेटकाफ हाउस में इसका शुभारंभ किया है और इसका उद्घाटन डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। अब ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह भी प्रश्न आप एग्जाम में पूछ लेगा। तो डॉक्टर समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रमुख रक्षा एजेंसियां या जो भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके अध्यक्षों के बारे में, उनके स्थापना वर्ष के बारे में और उनके मुख्यालयों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछता जाता है।
तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ऐसे ऐसे हमारे चाहे देश के कुछ जो है संगठन हो या अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी हो जानी चाहिए। ये सब आप चीजें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, आज ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, हैंड टू हैंड, ताकि दिक्कत ना होने पाए आपको। चलिए, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है क्वांटम, स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए मजबूत करने के लिए है। यह केंद्र अत्याधुनिक प्रायोगिक सेटअप से सुसज्जित है जो क्वांटम डोमेन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना है। यह बात भी आपको क्या करनी है, विशेष तौर पर ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 54वां। ये क्वेश्चन आप बताइए मुझे, मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय कि आप इसका उत्तर तुरंत मुझे बताएंगे। बताइए, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? जल्दी से कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए, ऑन स्पॉट, फटाक से, जल्दी से, बिना किसी देरी के। लेट नहीं करना है, तुरंत उत्तर देना है मुझे। देखता हूं कि कितने लोग इसको सही उत्तर बताते हैं इसका। बताइए फटाफट, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? जल्दी से आप मुझे इसका उत्तर बताइए, क्या होगा? ठीक है, नाउ योर टाइम इज डन, है ना। मलेशिया, बी इज द राइट आंसर। ये भैया आपका सम्मेलन कहां पर हुआ है? मलेशिया में हुआ है। और ये क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टिक लगा लीजिएगा कि भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कब से कब तक हुआ है? तो 26 से 27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। डेट और ये प्लेस दोनों आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं। मलेशिया के पीएम दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं कि इस 46वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो थीम थी समावेशिता और स्थिरता, यानी कि इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसकी क्या थीम है? जो क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति आसियान की प्रतिबद्धता को क्या करता है? दर्शाता है। तो यह पॉइंट भी आपके लिए क्या था? जरूरी था, ठीक है ना। आइए 50 नंबर 5 क्वेश्चन है, हाल ही में देश का कौन दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार कर लिया है? ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है? जल्दी से आप अगर इसका उत्तर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूं। यह स्टेट आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है, बाद में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, काउंट कर लीजिएगा। तो गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जो जिसने राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार कर लिया है। यह नस्लीय लक्ष्य रखा गया था हमने, है ना, जिसमें से 95% जो है साक्षरता जो रेट है उसको पार कर लिया किसने? गोवा राज्य ने। यह घोषणा 39वें राज्य स्थापना दिवस पर पणजी स्थित जो है दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में आयोजित एक भव्य समारोह में इसकी जो है उद्घोषणा की गई कि भैया गोवा ऐसा एक राज्य बन गया अपने आप पे। दूसरा, मुख्यमंत्री वहां के डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को औपचारिक रूप से उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित कर दिया। तो लिटरेसी रेट में कई सारे स्टेट हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। आपके यूपी में भी सरकार जो है प्राइमरी विद्यालयों में कई सारे विद्यालयों को क्या कर रही है, जो है उसको क्या कर रही है? अपडेट कर रही है। और डिजिटल जो एजुकेशन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासेस जो होती हैं, उन स्मार्ट क्लासेस को भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? जरा आप यहां भी मुझे बताइए कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। अहिल्याबाई होलकर आप जानते होंगे, इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है? 300वीं जो जयंती है 300 नंबर की, वो इनकी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है। और हो सकता है कि आपके मुख्य परीक्षा में शॉर्ट नोट्स इनसे पूछ ले, ठीक है। जन्म अहिल्याबाई होलकर का होता है 31 मई 1725 को। जन्म स्थान चौंडी गांव, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र, मतलब जिला अहमदनगर जिला और महाराष्ट्र राज्य। पिता माड़कोजी सिंधे थे, पति खंडेराव होलकर मालवा के मूल जो है सूबेदार थे। ससुर जी जो थे इनके वो मल्लाह राव होलकर मराठा साम्राज्य के महान सेनापति में से एक माने जाते थे। कौन? इनके ससुर जी, ठीक है। इनका देहांत हो जाता है 13 अगस्त 1795 को, यानी कि 25 में 1725 में इनका जन्म होता है और बहुत ही जल्दी यानी कि
1795 में महेश्वर मध्य प्रदेश में जो एक स्थान है वहां पर इनके निधन हो जाता है। अहिल्याबाई के पति और पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने 1767 में मालवा की गद्दी को संभाल लिया था और अहिल्याबाई ने महेश्वर मध्य प्रदेश को राजधानी बना करके उसे कला, संगीत और धर्म का प्रमुख केंद्र बनाया था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए फैक्ट हो सकता है कि किसको जो है मध्य प्रदेश में अपना जो है वो बनाया था, स्टेट बनाया था। तो महेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। भगवान शंकर की नगरी भी कही जाती है उज्जैन को, वैसे तो है ना। उज्जैन गए आप लोग, नहीं गए कभी? जाइएगा, घूम के आइएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1945, 1948, 1950 या फिर 1960? जल्दी से इसका भी आप लोग मुझे उत्तर बताइए तुरंत ऑन स्पॉट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे एग्जैक्टली क्या करेंगे, सही बताएंगे। बताइए अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1945 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। यह भी आपको क्या करना है, पॉइंट याद रखना है, ठीक। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में, डेट याद रखिएगा भाई साहब, क्या 2 जून, 2 जून को नई दिल्ली के कहां पर, भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA की 81वीं क्या 81वीं, ध्यान रखिएगा 81वीं वार्षिक आम बैठक में पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया है। और इसमें एयरलाइन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और ऐसे कई सारे अहम मुद्दों पर यहां पर बातचीत की गई है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की पिछली वार्षिक आम बैठक 42 साल पहले 1983 में आयोजित की गई थी भाई साहब, ठीक है। तो ये चूंकि इतने समय बाद हो रही है तो इसलिए जरूरी है आपके लिए, है ना। अब अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ चर्चाओं में है IATA, तो क्यों ना हम लगे हाथ IATA के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या, एक ये वैश्विक जो है व्यापार संगठन है जो दुनिया भर की एयरलाइनों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर जो भी एयरलाइंस आप देखते होंगे उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? IATA करता है, राइट। उद्देश्य क्या है इसका? वायु परिवहन को, यानी कि जो भी आप वायु परिवहन देखते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, उनको लीड करना, उनको एक सुरक्षित और कुशल एयर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इसको चलाना। तो ये इसका क्या है, अल्टीमेटली टारगेट है। स्थापना इसकी IATA कब होती है? 19 अप्रैल 1945 को हवाई, क्यूबेक, कनाडा में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है इसका मुख्यालय। तो ये 2 पॉइंट भी आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए उद्देश्य वही बात है ना कि यात्री और माल ढुलाई के लिए मानक प्रक्रियाएं निर्धारित करना, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन सेवाओं के बीच सहयोग बढ़ाना, वायु परिवहन को सुरक्षित व्यवस्थित करना और प्रॉपर तरीके से जो भी सदस्य एयरलाइनों के हैं उनके हितों की रक्षा करना, यह सारा काम IATA का है अपने आप में। तो ये बात भी आपको याद रखनी, हो सकता है कभी उद्देश्य में आपके प्रश्न कूट के रूप में आपसे पूछ ले, याद रहेगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, एशियाई विकास बैंक हो गया आपका, प्लस नाबार्ड हो गया आपका, क्या नाबार्ड हो गया। ये कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जहां पर प्रश्न हर साल दर साल पूछ ही जाता है। तो नाबार्ड, एशियाई विकास बैंक और प्रमुख कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन आदि के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए। ये सब चीजें हर साल आती हैं किसी भी ना किसी रूप में आपके सामने, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मासातो कांडा है। बताइएगा कि इसका उत्तर एग्जैक्टली सही है कि नहीं सही है, ठीक है। दूसरा, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो अब आप बताओ कि एक और दोनों कथन है सही है या नहीं सही है, या कोई एक कथन सही है, बताइए मुझे फट से, जल्दी से उत्तर देके बताइए। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें दोनों कथन आपके सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्या 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि पीएम मोदी ने नई दिल्ली में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडा से मुलाकात की। ध्यान रखिएगा, अब आपके एग्जाम में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है यह भी प्रश्न पूछ लेगा, तो आपको इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। आइए, बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर अपने विचार विमर्श साझा किए और अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्र में विकास के लिए बातें की हैं, चर्चाएं की हैं, चाहे बात वो मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की हो,
नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की हो, या स्वास्थ्य या शिक्षा में काम करने की हो, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर यहां पर किया गया है। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एशियाई विकास बैंक के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं। सबसे पहली बात है यह है कि इसकी स्थापना, और अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इसका कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। यह फैक्ट हो जाता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। यह क्या है? एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य क्या है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी करना है और सोशल ग्रोथ भी करना है। सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ करके ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज के हर व्यक्ति को न्याय मिले और जस्टिस मिले। इसलिए एशियाई विकास बैंक जो है क्या करती है? खासकर विकासशील देशों में खासा प्रयास करती है कि यहां पर सोशल जो जस्टिस है, जिसको हम लोग सामाजिक न्याय बोलते हैं, सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है क्या हो सके? वो साकारित हो सके। ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय यानी इसको हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। ये आपके पेपर सेकंड मुख्य परीक्षा पीसीएस में एक टॉपिक है, तो यहां से प्रश्न खूब पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यह बैंक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और अनुदान और परामर्श सेवाएं आदि भी प्रदान करता है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करता है अपने आप, यानी कि समाज सेवी संस्था अपने आप में, है ना, लोगों की हेल्प करता है। बस इतनी सी बात समझिए आप इसको, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? गरीबी उन्मूलन को कम करना, खत्म करना और जीवन स्तर में, लाइफ स्टाइल में चेंज करना, बढ़िया करना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचा विकास जैसे सड़कें, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति आदि के लिए सहायता देना, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और समावेशी विकास जैसे मुद्दों पर काम करना। ये सारे क्या इसके मोटो हैं, उद्देश्य हैं किसके? एशियाई विकास बैंक के। भाई साहब, इस पे शॉर्ट नोट्स आ जाएगा। कितना बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, दिल खोल के आप इसको लिख के आइएगा, भरपूर आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसे आपको चीजों को क्या करना है? याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 जून को दिल्ली में इरिट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान सालेह से मुलाकात की है। ऐसा है क्या? यह आपकी जानकारी में है कि नहीं है? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यह पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए, दूसरा, अस्मारा शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया भी हाल ही में। बिल्कुल सही बात है, ऐसा एग्जैक्टली है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप देखेंगे इसमें दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि एक भी कथन सही है और दूसरा कथन भी इसमें क्या है? सही है। इसलिए भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही लिखा है कि इरिट्रिया के जो विदेश मंत्री हैं उस्मान सालेह, उनसे मुलाकात की है। किसने? हमारे विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। और दोनों मंत्रियों ने फिर द्विपक्षीय सहयोग, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा और क्षमता विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर आपस में बातचीत किया है और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। अब बात इरिट्रिया की आ जाती है, तो लगे हाथ हम लोग इरिट्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। देश इरिट्रिया शायद सुना हो नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि चर्चाओं में है तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होती है कि जब भी कोई चीज चर्चाओं में रहे तो उसके बारे में जानकारी ले ले, वो प्राप्त कर ले, ठीक है। तो इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अपने आप में अस्मारा है, जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सीमाएं की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर और पूर्व में लाल सागर, इसके मैप लगाना मैं भूल गया हूं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। उत्तर और पूर्व में क्या है? लाल सागर है। दक्षिण में इथियोपिया आ जाएगा, पश्चिम में सूडान आ जाएगा और दक्षिण पूर्व में जिबूती आ जाएगा। नोट, एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। इरिट्रिया ने 24 मई 1993 को इथियोपिया से क्या किया? स्वतंत्रता प्राप्त की थी। किसने? इरिट्रिया ने। अस्मारा शहर को, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, अस्मारा शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपने आप में, क्योंकि यह 1930 के दशक की इतालवी आधुनिकतावादी वास्तुकला का शानदार जो है क्या है? ये उदाहरण है अपने आप में। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इनकी ये जो राजधानी है इसकी, इरिट्रिया की, इस राजधानी को क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको घोषित किया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है, याद रखना है, ठीक। चलिए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब बताइए? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो क्या कीजिएगा बताइए, जल्दी से बताइए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत मुझे उत्तर दीजिए इसका, फटाफट जल्दी से। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है ना? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। बताइए, विश्व दुग्ध दिवस। दूध पीते होंगे? अच्छा, दूध से एक बात याद आ गई जो कि मुझे बताना बड़ा आवश्यक है आपके लिए, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब
चीजें गलत मार्केट में जाती हैं तो उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे सारे जो है समाज सेवी टाइप के जो लोग हैं, अपने आप को जो बड़े ज्ञान के पुरोधा कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, दूध पीना हानिकारक है। उनकी बुद्धि पर, उनके ज्ञान पर मुझे तरस आता है कि आप इतनी अवैज्ञानिकता, इतनी बेवकूफी वाली बात काहे करते हो। और ध्यान रखिएगा, ये सब चाल विदेशी कंपनियों की है। भारत में क्या करना, भारत में लोगों को दूध से क्या करना, दूर करना। भारत में जो अनेक अनेक प्रकार की, हजारों हजार प्रकार की जो मिठाइयां बनाई जाती हैं दूध से, उसको क्या करना है, उस बिजनेस को बंद करना है। इनके स्थान पर क्या काम करना है, चॉकलेट, डेयरी मिल्क, कैडबरी, किटकैट और डार्क चॉकलेट, इनको क्या करना है, देना है। आजकल आप रक्षाबंधन में क्या देते हैं, रक्षाबंधन में जहां मिठाई चलती थी, आज आप चॉकलेट देते हैं अपनी बहन को, और जो कि आपके उनकी बॉडी के लिए क्या सबसे ज्यादा हार्मफुल है। ये बहुत बड़ी चाल विदेशी कंपनियों की है कि वो हमारे देश के नागरिकों को जो है, या डॉक्टर्स आदि खूब इसका मोटा पैसा लोग लेते हैं इसके लिए कि क्या कहते हैं, आप कहिएगा कि भैया दूध पीना हानिकारक है। एक महाशय साहब तो आ गए, उन्होंने कहा कि काजू और बादाम क्यों खाते हो, नुकसान करता है। अरे भाई साहब, देख करके मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात को लेकर के। ये सब चीजें प्लीज आप लोग मत सोचिएगा। कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कि गाय, आप बछड़े से दूध छीन लेते हैं और आप जो पी लेते हैं उसका। अरे महाराज, जितना जिसको पीना होता है वो पी लेता है। गाय जो है पंचगव्य के रूप में जानी जाती है, उसको उसके बाद उतना दूध रहता है, ठीक है, इतना बलशाली वो बछड़ा रहता है ऑटोमेटिक, इसमें कोई दो राय नहीं है अपने आप पे, ठीक है। तो इतना जो एक्सक्यूज दिया जाता है वो नहीं, थन में उसके एक्स्ट्रा दूध रहता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गौ माता की कृपा है अपने आप पे, तो ये सब चीजें जो एक्सक्यूज दिया जाता है इससे दूर रहिएगा। अब आप बताइए कि अच्छा, चूंकि मिल्क प्रोडक्शन अपने आप एक्टिव है, अमूल कंपनी अमेरिका आदि बड़े देशों में खूब अपना जो है स्थापित कर रही है अपना क्या कहते हैं वो केंद्र, तो मिठाइयां बिक रही वहां पर। अब कंपनियां हैरान है कि यार बताओ यार, हमारी चॉकलेट बिकती थी, अब तो इनकी मिठाई बिक रही है। तो ये एक बड़ा चालबाजी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आइए, तो दुग्ध उत्पादन यानी कि दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है, आप इसका उत्तर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 जून यानी कि 20 द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में इसकी वृद्धि दर कितनी है, 5.7% है। बताइए, ग्लोबली जो है 1% की दर से 2% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में 5.7% की दर से बढ़ रहा है। यह एक बहुत बड़े जो है उत्पादन का संकेत है अपने आप में, ठीक है। आज दुनिया का 1/4 1/4 जो है मिल्क प्रोडक्शन आपके भारत में होता है। ये बड़ी जीत है हमारी अपने आप, है ना। चलिए, देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है, गुजरात में होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इस दिन की शुरुआत 2001 में की थी। इसका उद्देश्य क्या है, दूध के वैश्विक उपभोग और इसके फायदों को बढ़ावा देना। अब आप बताओ कि अगर संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन अगर दूध को बढ़ावा दे रहा है, तो आज दूध को ना पीने की सलाह कौन दे रहा है भाई साहब, बताइए जरा इसको। इतना सब बुद्धि आप लोग नहीं लगा पा रहे होंगे। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा, लोग कहते हैं सेब मत खाओ, लोग नॉनवेज को प्रमोट कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। नॉनवेज तो सबसे घटिया चीज है जो आपकी बॉडी को बर्बाद कर देता है भाई साहब। मत खाइएगा, कभी जिंदगी मत खाइएगा, ठीक है। खुल के बोलता हूं मैं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। चलिए, एनीवेज, आपकी बॉडी नॉनवेज के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना आपके इंटरनल ऑर्गन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जो डॉक्टर बताए आपको ना कि नॉनवेज खाया करो, उसको बोलो एमबीबीएस द्वारा करके आओ, फिर मुझसे बात करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना आपके इंटेस्टाइन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके लंग्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके पैनक्रियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके टीथ आपके, ना आपके टंग आपके, ना फिर आपके वकल कैविटी आपकी, कुछ भी इसके, ना आपके जो आपका जो सलाइवा है निकलने वाला वो इसके लिए डाइजेशन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है फिर आपके नॉनवेज के लिए, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नुकसान और नुकसान है भाई साहब, ठीक है। कोई फायदा नहीं नॉनवेज का, ध्यान रखिएगा। नॉनवेज से ज्यादा फायदा आपको मूंगफली में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। अब आगे हम और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए है कि अगर आपको जो है अभ्युदय बैच में एडमिशन लेना है, जो कि 2026 के लिए आरओआर की एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, 26 में वैकेंसी आ रही है, आप जानते होंगे, है ना, और अच्छे तरीके से आ रही है, बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसकी तैयारी करेंगे। और अभी डिकोड पर 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक इसमें फायदा वो जो है ऑफर चल रहा है, फायदा इसका आप उठा सकते हैं। 2000 का डिस्काउंट है,
7,000 की फीस थी, 5,000 में आपको मिल रहा है, और उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई कर देना है। कूपन कोड क्या रहेगा, डिकोड लिखिएगा, DECOD, डिकोड 2000 लिख करके कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपकी फीस जो है 7,000 से क्या हो जाएगी, माइनस होकर के 5,000 हो जाएगी। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर, यहां पर लिखा गया है नंबर 86044409 या फिर 9506742546। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभ्युदय लिख करके या आर्य 2026 लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसका उत्तर बताइएगा। इसका एग्जैक्ट जो उत्तर हो जाएगा, 29 मई, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये 29 मई को हर साल मनाया जाता है। यह दिन 1953 में सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नोरगे शेरपा, कहां के हैं ये, नेपाल के हैं। अभी आप नेपाल की कंडीशन भी देख पा रहे होंगे, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की स्मृति में समर्पित है ये। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं थोड़ा सा, तो 29 मई 1953 को हिलेरी और नोरगे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा था अपने आप में। ठीक है, जानते होंगे आप इसको। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद 2008 में सर एडमंड हिलेरी के निधन के उपरांत नेपाल सरकार ने 29 मई को जो है क्या किया, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा कर दी। तो ये इसका क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि भैया इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, क्या थी इसके पीछे का मुख्य कारण, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसके पीछे प्रमुख कारणों के रूप में यह चीज थी। ठीक है, चलिए चिनाव ब्रिज चर्चा में रहा है भाई साहब, और इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, तो क्यों ना हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चिनाव ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाव नदी पर 359 मीटर यानी कि 1078 फीट की ऊंचाई पर बना है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर क्या है, ऊंचा है अपने आप पे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है भाई साहब, गजब बना है पुल अपने आप पे। और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े उसमें प्रगति के रूप में देखा जा रहा है इसको। यहां उधमपुर श्रीनगर बारामूला से रेलवे लिंक का क्या है, अपने आप पे एक हिस्सा है। अब अगर सही कथन चेक की चयन की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि भैया इसमें जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा इसका उत्तर, एग्जैक्टली बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा एग्जैक्टली ए वाला, केवल एक। 62 का क्या हो जाएगा, सी। 62 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके व्याख्या देख लीजिए। आप जानते होंगे कि इसकी जो है उद्घाटन जो इसका किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा 6 जून को किया गया। ध्यान रखिएगा, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यह ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, और इस परियोजना को वर्ष 2003 में मंजूरी दी गई थी। 2003 में सरकार किसकी थी भाई साहब, बताओ जरा कमेंट करके बताइए। वर्ष 2003 में जो है किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था उस समय, कमेंट करके बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाव नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा भी है अपने आप पे। ठीक, चलिए जम्मू कश्मीर के रियासी, बक्कल और कोरी के बीच बना आर्च ब्रिज नदी तल से 1178 फीट ऊंचा है, जो कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है अपने आप में। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। वहीं अंजी खंड ब्रिज भी वहां पर चर्चाओं में रहा है। तो अंजी खंड ब्रिज देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का ही हिस्सा है अपने आप में। कौन सा, ये जो आपका अंजी खंड ब्रिज है। यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करने में भी सक्षम है, और इसकी आयु 120 साल की है भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चिनाव ब्रिज को बनाने में करीब 22 साल का समय लग गया। सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण हाल के इतिहास में भारत में किसी भी रेलवे परियोजना के सामने सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग की चुनौती भी थी अपने आप में। बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन हमारे इंजीनियरों ने, हमारे वैज्ञानिकों की शोध ने इसको क्या किया, साकार कर दिया। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक शानदार नमूना है अपने आप में, है ना। यह परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ बेहतरी से इसको क्या करेगी, जोड़ देगी अपने आप, या जोड़ रही है। अब आप बताइए विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए मुझे। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। खूब चलाते होंगे साइकिल। साइकिल कहां चलाते हैं आप लोग, अब तो आप लोग स्कूटी चलाते हैं, साइकिल तो हम लोग चलाते हैं, है ना। साइकिल आप लोग नहीं चलाते हैं। मुझे याद है कि 9th क्लास में जो है बड़ी मिन्नतों से पापा जी ने हमारे जो है साइकिल हमें दी थी, और जो है हालांकि पिटाई बहुत करते थे, लेकिन साइकिल दिया था। बड़ा खुशी है,
रात में ट्यूशन गया था और सुबह से यह था कि भाई साइकिल आएगी साइकिल आएगी साइकिल आएगी। तो वो जो एक प्रसन्नता साइकिल की है, आज आपके घर में जो फॉर्च्यूनर आती है ना, फॉर्च्यूनर आपके घर में, अगर आपके घर में फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाए तो उससे जो खुशी आपको मिलेगी उससे कहीं गुना ज्यादा खुशी हमें 9th क्लास में मुझे मिली थी, जब हमारे घर में एक साइकिल आई थी। रेंजर साइकिल अभी नहीं आई थी, नॉर्मल साइकिल जो आप देखते होंगे है ना, वो साइकिल आई थी, एक अपार खुशी मिली थी। उसके बाद जब हाई स्कूल में पहुंचा तो 1-1.5-2 साल बाद जो है, नहीं साइकिल 7th क्लास में शायद आई थी, 7th या 8th में आई थी आई थिंक, हाँ। और उसके बाद जो है जब हाई स्कूल में पहुंचा 9th में, तब जो है बाइक आई थी, पहली बाइक 9th क्लास में मेरे घर में आई थी, पापा की हीरो होंडा स्प्लेंडर, ठीक है। तो वो भी एक अपने आप में एक उत्सव था अपने आप में। उसके बाद फिर 4 व्हीलर आई, फिर उसके बाद तो चीजें होती चली गई। तो ये मिडिल क्लास फैमिली जब आप जन्मते हैं तो एक अलापार खुशी मिलती है, और उसके लिए संघर्ष करना जरूरी होता है आपके लिए, है ना। पिताजी ने संघर्ष किया, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपने पिता के संघर्षों को विराम चिन्ह लगा सकते हैं अपनी मेहनत से। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि आप लोग पढ़ाई खूब अच्छे से किया करिए, है ना। चलिए, तो विश्व साइकिल जो दिवस है आपका, ये हर साल जो है 3 जून को मनाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है, और 3 जून से 5 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में जलवायु अनुकूल शहर, लिंग और गतिशीलता, स्वच्छ हवा और पानी अपशिष्ट प्रबंधन और समावेशी परिवहन पर विषयगत सत्र जो है इसमें क्या है, शामिल है आपके, ठीक है। इसी 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, जो 3 दिवस में सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं, विशेषज्ञों और दिग्गजों को, या सॉरी दिग्गजों होगा, ठीक है, को एकजुट करके बेहतर शहरी भविष्य बनाना, यानी कि एक ऐसा शहर बनाना जहां पर क्या हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, जहां पर पॉल्यूशन ना हो, जहां पर जलवायु परिवर्तन के लिए कोई चीज ना हो, या जहां पर इतना पॉल्यूशन ना हो कि वो क्या करे, ग्लोबल वार्मिंग करे, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो, क्लाइमेट चेंज हो अपने आप पे। तो एक ऐसा शहर बनाना जो टिकाऊ हो, जो समावेशी हो, और इसी के लिए परिप्रेक्ष्य में साइकिल दिवस के अवसर पर इन सारी चीजों को किया गया, ताकि हम जो है साइकिल जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करें, है ना। हर समय ये नहीं कि बस स्कूटी लेके भर से निकल गए, हाँ। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मांडविया ने औपचारिक रूप से 2 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का भी शुभारंभ किया है। कौन कौन सा प्रकाशन है, एक है आपका साइकिलिंग बच्चे और शहर, लेखक इसके हैं डॉक्टर भैरवी जोशी, और रोड टू साइकिल टू स्कूल, लेखक कौन है इसके, डॉक्टर भैरवी जोशी और AR कुश पारिक। आप लोग भी साइकिल से स्कूल संभवतः गए होंगे, अब तो लोग स्कूल जो है बस और जो है स्कूटी और आदि कार से तक जाते हैं लोग अपने स्कूल, हालांकि हम लोग तो पैदल भी गए हैं, है ना, और जो है अपनी साइकिल से भी गए हैं। चलिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट भी इस बार ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप जानते होंगे कि ये जरूरी है आपके लिए। बताओ जरा 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एग्जैक्टली, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, बिना किसी लेट लपेट के। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 31 मई। ए इज द राइट आंसर भाई साहब, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में सरकार ने 2 GST स्लैब को कम किया है। कौन कौन सा कम किया है जरा बताइएगा मुझे फट से तुरंत आंसर दे करके। तो अभी क्या किया सरकार ने, एक सिन टैक्स होता है, क्या सिन टैक्स, क्या सिन टैक्स, सिन टैक्स जानते नहीं जानते, मैंने बताया आपको कई बार। सिन टैक्स में क्या होता है कि जो भी आपको आपकी बॉडी को जो भी हार्मफुल करने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे आपका धूम्रपान हो गया, गुटखा, पान मसाला आदि हो गया, इन पर सरकार क्या करती है, टैक्स ज्यादा लगाती है, टैक्स ज्यादा लगाएगी, बढ़ा के टैक्स लगाएगी खूब। इसको क्या बोलेंगे, सिन टैक्स बोलेंगे। बढ़ा के टैक्स क्यों लगाती है, सरकार का दावा यह है कि अगर हम पान मसाला आपका हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक है, या जो अन्य पदार्थ हो गए, अगर हम इस पर खूब टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और अगर ये वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे और लोगों का स्वास्थ्य नहीं खराब होगा। ये एक्सक्यूज क्या देती है, सरकार देती है भाई साहब आपको। मेरे तो डाइजेस्ट नहीं होती है बात, बिल्कुल नहीं। जिसको पीना है, मैं कई बार कहता हूं, जिसको पीना हो, जिसको खाना है, चाहे 10 रुपए की बोतल होगी, चाहे 10 रुपए की पुड़िया होगी, चाहे 1000 का पुड़िया होगी, चाहे 10,000 की पुड़िया होगी, वो खाएगा, वो खाएगा। वो साइकिल वाला है, ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस रेट में हो सकता है, लेकिन खाएगा सभी भैया। रिक्शे वाले आजकल क्या करते हैं, रिक्शे वाले रात भर में देखता हूं कि रात भर चलाएंगे रिक्शा, और रात में जो बचेगा थोड़ा बहुत पैसा दारू पी के टुन हो जाएंगे। क्या कीजिएगा, सरकार का दावा है कि हम टैक्स बढ़ाने पर लोग इसको कम खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बढ़ेंगे और बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। सरकार यही दावा देती है,
लेकिन सरकार बंद क्यों नहीं करती? सरकार बंद इसलिए इसको नहीं करती क्योंकि इससे एक बड़े स्तर का जो है राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। अगर सरकार इस पर पूरी तरीके से बैन कर देगी तो एक बड़ा हिस्सा जो है इसके कमाई का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार समाप्त नहीं कर सकती इसको, ठीक है, मजबूरी सरकार की। लेकिन सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है ना। कोई चीज बड़ी नहीं है अपने आप में, है ना, लेकिन वही है ना कि इतने बड़े स्तर पर एक कदम उठाना बड़ा जो है क्या कहते हैं विरोधाभास हो जाएगा अपने आप पे, ठीक है। गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले सरकार को वोट नहीं देंगे भाई साहब, भाई बताओ यार। अभी नेपाल में देखा आपने, हालांकि नेपाल में घटनाएं पूर्व की भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं घटनाएं, करप्शन और बहुत सारे मुद्दे रहे हैं नेपाल में, लेकिन सोशल साइट्स के बैन करने पर जो है एक बड़ा चिंगारी जो है वहां पर उबली और मतलब निकली और उससे एक बड़ा जो है नुकसान देखो नेपाल को हो रहा है ना। चलिए, तो ये 31 मई हो जाएगा अपने आप पे, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे है, हर साल 31 मई को मनाया जाता है। WHO के नेतृत्व में इस वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या है? तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना कि भैया इससे आपको जो कैंसर आदि हो सकता है। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1987 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग और उसके घातक प्रभावों के बारे में लोगों को क्या करना है? जागरूक करना कि भैया तंबाकू मत खाइएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा आपका, है ना। चलिए, थीम की बात करते हैं इसकी तंबाकू दिवस की, तो अपील को उजागर करना। क्या? अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना, ये इस बार की क्या है? थीम है। बाकी यहां पर उद्देश्य लिखे हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा भैया, क्या क्या इसका मुख्य मोटो है अपने आप में, ठीक। चलिए, नुकसान बहुत है तंबाकू का, आपका हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है नेगेटिव, कैंसर, फेफड़ा, मुंह और गला का कैंसर हो जाएगा, दिल की बीमारी हो जाती है, सांस संबंधी समस्याएं हो जाती हैं और प्रजनन क्षमता सबसे बड़ी बात है, रिप्रोडक्शन जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है इससे। सिगरेट पीने से, स्मोकिंग से आपका जो है रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो खराब होता है आपका, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने आ गया 65 नंबर क्वेश्चन, यानी कि अब आपको इसको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में विटोल्ड बांका को एक बार पुनः नियुक्ति प्रदान की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। एंटी डोपिंग एजेंसी जानते होंगे क्या होता है? डोपिंग बताइए जरा मुझे कमेंट करके। मैंने कई बार आपको डोपिंग के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है ना। जानते हो ना लोग जो एक्स्ट्रा स्टेरॉइड आदि लेते हैं ना खेल में ताकत बढ़ाने के लिए, तो वो डोपिंग होता है अपने आप पे, है ना। यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कौन सा? ये एंटी डोपिंग एजेंसी, जो खेलों में डोपिंग के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही है। सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन इसमें क्या है? एग्जैक्टली सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाल ही में वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में विटोल्ड बांका को पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है। अब इस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खेलों में डोपिंग के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है। यानी कहीं भी डोपिंग अगर हो रहा होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, उस पर कार्रवाई करना, ये इस एजेंसी का क्या अल्टीमेटली काम है, ठीक है ना। चलिए, उद्देश्य खेलों को निष्पक्ष रूप से बनाना है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, पारदर्शिता खेलों में बनी रहे, क्योंकि अगर डोपिंग जैसी चीजें बढ़ गई तो खेलों में जो एक नैतिकता है, जो पारदर्शिता है, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी अपने आप, है ना। अच्छे खिलाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्थापना इसकी होती है 10 नवंबर 1999 में। स्थान लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में होता है। मुख्यालय अब मॉन्ट्रियल में हो गया है, कनाडा में हो गया है। स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करने हैं? जरूरी है जानना और समझना, ठीक है ना। अब आ गया 66 नंबर क्वेश्चन आपका। हाल ही में हेल्थ केयर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर यानी कि MOU पर साइन किया है? बताइएगा मुझे। पहला ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स। क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर? जल्दी से मुझे आप चाहें तो कमेंट करके मुझे इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर। बताइए भाई साहब क्या होगा? इसका हो जाएगा बी वाला आंसर। क्या? बी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर, ठीक। चलिए, सेम पॉइंट वहीं लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय यानी कि एम्स ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के यानी कि IIT दिल्ली के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक जो है केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया सके।
यह नया केंद्र अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेरित समाधानों के विकास पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को क्या करना है, मजबूत बनाना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बताइए, हाल ही में किस देश की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा छीन लिया है, समाप्त कर दिया है? बताइए। कॉमन सा क्वेश्चन है, आसान सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान कहां के रहने वाले हैं जानते होंगे आप, है ना? बस हो गया। बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं नॉर्मली। यानी कि अंतरिम सरकार के अध्यादेश ने स्वतंत्रता सेनानी वीर मुक्ति योद्धा शब्द को फिर से परिभाषित किया है, जिसमें 3 नई श्रेणियां शामिल कर ली गई हैं अभी हाल ही में। अध्यादेश के अनुसार क्या होगा, मुक्ति संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कई प्रमुख लोगों सहित 400 से अधिक निर्वाचित राजनेताओं का वीर मुक्ति योद्धा का दर्जा भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया है। इनमें सैयद नजरुल इस्लाम, तदाउद्दीन अहमद, एम मंसूर अली और AAHM कमरुजनमा शामिल हैं। इन सभी नेताओं को अब स्वतंत्रता सेनानी के बजाय मुक्त संग्राम के सहयोगी के रूप में इनको जाना जाएगा। तो इनसे जो है खिताब क्या किया गया, छीन लिया गया है। चलिए आप बताइए, 68 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये आपको जो है बताना है मुझे। जल्दी से इसका उत्तर बताइए, इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन बताइए। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, फिर जापान। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला, यानी कि दक्षिण कोरिया करेगा इसका। ठीक, चलिए। मेजबानी हर बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस में जो है एक मेजबान देश होता है। इस बार दक्षिण कोरिया है अपने यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण क्या कोरिया है। चलिए, 5 जून को मनाया जाता है, जानते होंगे आप लोग। विषय क्या है जो कि थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये क्या है, थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक कचरे को कम करना, पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि रिसाइकलिंग को, पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और जो है एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए व्यापक स्तर पर काम करना। ये इसका क्या अल्टीमेटली इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए। मेजबान देश जो है कौन है, दक्षिण कोरिया है। और यह दूसरी बार है जब दक्षिण कोरिया इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। पहली बार इसने जो है 1997 में अपनी मेजबानी की थी और अब 2025 में दक्षिण कोरिया कर रहा है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। ठीक, इसकी स्थापना 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसका विषय था मानव पर्यावरण। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ एक पॉइंट थे जो आपको जानने जरूरी थे, याद रखेगा पॉइंट। चलिए, 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कथन एक है, संयुक्त अरब अमीरात और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यमन के सोकोटा द्वीप पर कुपोषण से निपटने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। बिल्कुल सही बात है, सोकोटा द्वीप पर क्या है, कुपोषण खूब फैल रहा था। यह पहल मुख्यतः बुजुर्गों और प्रवासियों को लक्षित करती है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल एक कथन सही है इसमें से। क्या क्या है, केवल एक कथन सही, ये नहीं सही है। इसमें बच्चे उच्चे इसमें शामिल है ना, ये केवल एक कथन सही है, ये आपका क्या है, रॉन्ग है अपने आप पे। ठीक, चलिए। तो अभी क्या हुआ है कि जो है संयुक्त अरब अमीरात और WHO ने मिलकर के जो है सोकोटा द्वीप पर महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले गंभीर कुपोषण से निपटने के लिए एक व्यापक मानवीय पहल की शुरुआत की है। और आप जानते होंगे कि खलीफा बिन जायद अल नहयान फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स ने संयुक्त अरब अमीरात और WHO के बीच साझेदारी के साथ 2 वर्ष के कार्यक्रम की घोषणा कर दी कि भैया हम वहां पर सोकोटा द्वीप पर जो है जो कुपोषण हो रहा है महिलाओं और बच्चों को, उनको हम दूर करेंगे। तो ये बात यहां पर आप देख पा रहे होंगे। वही सारी रिपोर्ट आदि के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है कि भैया एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में कई सारी बातें लिखी गई हैं। इसके अकॉर्डिंग वहां पर जो है काम ये किया जा रहा है कुपोषण को खत्म करने के लिए। राइट, चलिए। निम्न में से कौन सा स्थल हाल ही में रामसर सूची में शामिल किए गए हैं, बताइए। केरल और असम में कुछ स्थान है इसके, या खींचन, फलौदी और मेनार है, कच्छ और चिल्का है, सुंदरवन फिर काजीरंगा है। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट उत्तर, बताइएगा मुझे कमेंट करके तुरंत। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, बी। मैंने कराया था सब क्वेश्चन आपको, है ना, याद होगा आपको। ठीक है, भारत के 2 और स्थलों को रामसर धरोहर के स्थलों में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई, इनको मिला करके। ठीक है, राजस्थान के फलौदी में, खींचन और उदयपुर में मीनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। आर्द्रभूमियां जानते होंगे, वेटलैंड्स को बोलते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, यह भी आप जानते होंगे।
ठीक है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय क्या संधि है। रामसर कन्वेंशन के बारे में डेफिनेटली आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुल कितनी आर्द्र भूमियां होती हैं, आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, ये सब प्रश्न खूब पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको देखा है। इसका नाम कैस्पियन सागर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया था, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने पहली बार 1982 को इस संधि की पुष्टि की थी, किसकी, रामसर जो संधि आपकी है इसकी, ठीक है। चलिए, भारत को किस अवधि के लिए जो है आपको इकोसॉक में चुना गया है अध्यक्षता के रूप में, जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा तुरंत आंसर करके। इसका उत्तर हो जाएगा 2026 से 28 के लिए, ठीक है। ये सी इज द राइट आंसर। और ये भी प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये एक एक प्रश्न आप लोग क्या करिएगा, रेडी करते हुए चलिएगा। हर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। ये रिवीजन सीरीज आपकी बहुत बेहतर होने वाली है भाई साहब, ठीक। चलिए, सी इज द राइट आंसर। यानी कि भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको क्या बोलते हैं, ECOSOC के लिए चुना गया है। यह परिषद सतत विकास के 3 आयामों यानी कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को आगे बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के क्या केंद्र में है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा है इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाएगा, ठीक है। इस परिषद को संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित नीतियों की सिफारिशें करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 मुख्य अंगों में से एक है ये जो है, ठीक है। इसका उद्देश्य विश्व में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह नीति निर्माण, संवाद और सिफारिशों का एक प्रमुख अंग है। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए, स्थापना इसकी होती है 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य के कुल 54 देश हैं। कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जैसे अभी भारत को मिला तो 26, 27 और 28, ठीक। चयन प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुनाव के माध्यम से, और कार्य इसका क्या है, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों पर चर्चा करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक नीतियों का समन्वय करना, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों के साथ में समन्वय करना, ये इसका क्या अल्टीमेटली उद्देश्य है आपका, ठीक। चलिए, ये कुछ एक पॉइंट और लिखे हैं। अब आइए 72 नंबर क्वेश्चन पे, इसका भी आपको एग्जैक्टली उत्तर बताना है, ठीक है। सरकार ने जनगणना 2027 के को 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है, ठीक बात है। भारत की भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों में जनगणना पहले आयोजित की जाती है, यही इसका कारण यही अल्टीमेटली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए अकॉर्डिंग मेरे होना चाहिए इसका एग्जैक्ट उत्तर, ठीक है। 71-72 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब बातें वहीं पर यहां पर लिखी गई कि पहला चरण जो इसका होगा वो 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में होगा। दूसरा जो चरण होगा उसका 1 मार्च 2027 से पूरे देश के अन्य हिस्सों को शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। यह बात लिखी गई है। आप जानते होंगे पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और 2 चरणों में आयोजित की गई थी। बस जनगणना का इतिहास यहां पे लिखा है। पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी, ठीक है, और फिर पहली जो पूर्व जनगणना हुई वो 1981 में की गई थी। इसके बाद हर 10 साल में एक बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। हालांकि अभी 2011 के बाद जो है होना था जनगणना, लेकिन कोविड की वजह से उसको टाल दिया गया था, और अल्टीमेटली अब हो रही जनगणना, ठीक है। चलिए, 73 नंबर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना और मातृ मृत्यु दर में की कमी को क्या करना, कम करना। तो ये इसका अल्टीमेटली क्या है, इसका उद्देश्य है। और ये राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य मिशन, इस पर आपके शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपके पीसीएस के एग्जाम में, तो इसको भी क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसके कई सारे पॉइंटों को आप अपने मुख्य परीक्षा में और निबंध में लिख सकते हैं कि सरकार महिलाओं के विकास के आदि के लिए ये काम कर रही है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, ये उद्देश्य देखो यहां पर लिखा हुआ है कि उद्देश्य क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, पोषण, स्वच्छता और सहायता स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं को पहुंच को बढ़ावा देना। लक्षित जो समूह है कौन कौन सी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, बच्चों की माताएं हैं और अन्य वंचित समूह की महिलाएं इसमें इस मिशन के अंतर्गत ये लोग क्या है, लक्षित समूह हैं, इनको जो है टारगेट किया जा रहा है। चलिए,
74 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या देश में सबसे अधिक है। बिल्कुल सही बात है, डॉल्फिन गणना रिपोर्ट हमने कराई थी, आपको याद होगा अगर आपको तो। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 से 2022 के बीच में घटी है। बताओ ये सही है पॉइंट? नहीं भाई साहब, घटी नहीं है, बढ़ी है। एक कथन क्या वो सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब ये डॉल्फिन के बारे में कई सारी जानकारी यहां पर दी गई है। वन विभाग के अनुसार जो है 2018 में इनकी संख्या 173 थी, जो 2022 में 205 हो गई है। यह जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए जरूरी जल, जंगल और जमीन को लेकर के सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता को दोहराती है, यानी कि सरकार डॉल्फिन को लेकर के खासा प्रयास कर रही है। अब आप बताइए लास्ट नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें यानी कि 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है चुना गया है? तो हेल्गा सिम्ड, अन्नालेना बेरबॉक, एंटोनियो गुटेरेस या फिर अंजेला मर्केल। तो इसका एग्जैक्टली जो उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा आपका बी वाला, अन्नालेना बेरबॉक। इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमने आपको बताई हैं। बाकी जो है आप चाहें तो क्या करिए, आप आरओ मेंस का कोर्स ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्नालेना बेरबॉक को नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल सितंबर 2025 में शुरू होगा, यानी कि शुरू हो चुका है और यह 1 वर्ष तक चलेगा, यानी कि सितंबर 2025 से सितंबर 2026 तक का कार्यकाल इनका होगा। ठीक है ना। बेरबॉक को 2 जून 2025 को महासभा के 193 सदस्य देशों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुना गया, जिसमें से उन्हें 167 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में 14 देशों ने मतदान से परहेज किया, जबकि कुछ मतों में जर्मन राजनयिक हेल्गा स्मिड का नाम लिखा गया था। तो ये कुछ चर्चाएं थी। बाकी अब आपके सामने आरओ मेंस का एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप आरओ प्री के दिए होंगे इस बार, तो अभी आपको नए कोर्स में अगर आपको एनरोल होना है, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वीडियो आज देखने हैं, तो आप आरओ मेंस का कोर्स ले सकते हैं और उसके लिए आप हमें यहां पर इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेंस आरओ मेंस लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। अभी इस पर ऑफर चल रहा है ना, अभी 1000 का डिस्काउंट चल रहा है। 4500 की फीस है और अभी आपको 3500 में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है आपका M1000। क्या? M1000। तो इसको कैपिटल लेटर में लिख करके कूपन कोड पे जाकर के वहां पे अप्लाई कर दीजिएगा। फीस आपके 4500 से 3500 हो जाएगी। 16 सितंबर तक ही ऑफर है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बिना देरी के आपको क्या करिए, आप वीडियो को जो है देखिए और करंट को लगातार रिवीजन करते रहिए और इसमें आप प्रवेश लेकर के अपनी चीजों को बढ़िया तरीके से करते रहिए। एक बात और, मॉर्निंग वाला जो वीडियो भाई हमारा नहीं आ रहा वो आएगा, उसमें भी हम रिवीजन ही कराएंगे, उसमें भी रिवीजन कराएंगे, लेकिन कीजिएगा उसको भी और ईशाम वाला भी। तो इससे आपको क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।